हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है BGGCT 135 इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का पेपर शेयर करूंगा और साथ ही दिसंबर 2023 के जो एग्ज़ाम में इन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी जो है इसी वीडियो में मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले जो है आप एक बार पेपर देख लीजिए कि ये पेपर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम्स में जो है आपके लिए ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इग्नू में अक्सर देखो पिछले पेपर से जो है काफ़ी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, या आपको अपनी तैयारी में भी इससे हेल्प मिल जाती है ना। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक बार आप पहले पेपर को देख लीजिए ध्यान से। मैं धीरे धीरे पेपर को जो है आगे बढ़ा देता हूँ, तो आप जो है इसके कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के इन क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व भी कर सकते हैं खुद से भी। और अगर आपको किसी भी आंसर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप देखेंगे कि इनके आंसर्स जो हैं वो आगे जो है मैं आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो पहले ये क्वेश्चंस ये इंग्लिश में आ गए सारे क्वेश्चंस, आगे हम हिंदी में भी इन क्वेश्चंस को जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं, एक वीडियो हिंदी वाला बना दें, एक इंग्लिश वाला बना दें अलग अलग। तो हिंदी वाले हिंदी का वीडियो देख लें और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश का वीडियो जो है देख लेंगे, तो उन्हें जो है कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो ये तो आपके क्वेश्चंस हो गए यहाँ तक। और ये हिंदी में जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह हैं, ठीक है। तो इसी में बता देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये हिंदी में जो क्वेश्चंस हैं इसी में ऐड कर देंगे, आगे जाके हिंदी के सॉल्यूशंस भी। पहले इंग्लिश में जो है सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में कर देंगे, तो जो है अलग अलग वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। तो एक ही वीडियो में जो है सारे जो है क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। इसमें ऑप्शन भी हैं, आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं एग्ज़ाम में, बट मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है इस वीडियो में जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और इनके आंसर्स जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अब हम चलते हैं इनके आंसर्स पे। अब इन क्वेश्चंस के आंसर देखिए। तो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का। तो पहले सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन करने थे, मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, तो वो आप देख ले। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो है फिजिकल एनवायरनमेंट की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो देखिए, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। एटमॉस्फेयर के बारे में, लिथोस्फेयर के बारे में, हाइड्रोस्फेयर और क्लाइमेट के बारे में ये फिजिकल एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर नेक्स्ट चलेंगे तो क्वेश्चन था टाइप ऑफ बायोग्राफी, है ना, जैव भूगोल के टाइप्स के बारे में। तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो हिस्टोरिकल एंड इकोलॉजिकल बायोग्राफी, है ना, ऐतिहासिक और ये इकोलॉजिकल बायोग्राफी। तो इन दोनों को लेकर के आपको थोड़ा थोड़ा सा लिखना था। तो अगर आपने जो है इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पिछले 2-3 साल के पेपर आप उठा करके देखेंगे तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना। इसी तरह से देखें आगे, तो तीसरा जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में ही, उसमें जो है इक्वेटोरियल रीजन में वेजिटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ये पूछी गई हैं, है ना। तो इनको लेकर के आपको आंसर करना था कि वहाँ की जो वनस्पति होती हैं
इक्वेटोरियल रीजन की जो वेजिटेशन है उसकी क्या क्या जो है खासियत होती हैं, और इक्वेटोरियल रीजन की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होंगी तो आप आसानी से जो बता पाएंगे कि वहाँ की जो जो वेजिटेशन है वो लेयर में होता है ना, 3 लेयर में। उसमें कैनोपी होती है, उसमें फिर एक अंडर स्टोरी होता है, ग्राउंड लेयर होता है, और जो प्लांट्स हैं, ट्री हैं, वहाँ अच्छे खासी ऊंचाई के पाए जाते हैं, 30-40 मीटर ऊंचे होते हैं। तो ये सब चीज़ें लिखनी थी, वहाँ की कंडीशन कैसी होती है, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट होता है। तो ये आंसर फिर हो जाएगा। अब नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं, है ना। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, आपको पढ़ना है ये, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर बस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। तो मैं वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ कि घंटा भर का वीडियो बन जाए और लोगों को जो है कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको देखने में। तो एक क्वेश्चन था ये हेलोफाइट और ज़ेरोफाइटास के बारे में, इनमें आपको बताना था ये क्या है। तो हेलोफाइटा और ज़ेरोफाइटिक जो प्लांट होते हैं, ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स की, तो उन्हीं के बारे में बताना था। और दूसरा जो है जो एल्काइन सॉइल कंडीशंस में जो प्लांट ग्रो होते हैं, और ज़ीरोफाइट जो है डेजर्ट इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताना था। फिर वाटर पॉल्यूशन क्या होता है और इसके जो है 3 कॉजेज़ बताने थे, 3 कॉजेज़। तो ये क्वेश्चन था, देखिए इसका आंसर देख लीजिए। तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है ये आप बता ही देंगे, है ना, वाटर पॉल्यूशन, और इसके बारे में उसके बाद इसके 3 कॉजेज़ भी बताने थे। तो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, और एग्रीकल्चर रन ऑफ है, ठीक है, पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र वगैरह जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, फिर अनट्रीटेड सीवेज है, वेस्ट वाटर है। तो ये सब कॉजेज़ हैं। आगे चलें तो क्वेश्चन था कि इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में कि ये क्या होते हैं, और इनकी 3 कैटेगरी बतानी थी, 3 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं जिनसे कि ह्यूमन को और जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं उनको बेनिफिट होता है, उन्हीं को हम जो है इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। इन इकोसिस्टम से जो बेनिफिट ह्यूमंस को और अदर ऑर्गेनिज्म को मिलते हैं, तो इसको लेकर के बताना था कि 3 ग्रुप में कि सबसे पहले क्या सर्विस मिलती हैं, किससे रिलेटेड। एक तो प्रोविजनिंग सर्विस होती हैं, फिर रेगुलेटिंग सर्विस होती हैं, फिर कल्चरल सर्विस होती हैं। तो ये सब बताना था, है ना। इसके बाद व्हाट इज़ नगोया प्रोटोकॉल। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये प्रोटोकॉल हुआ था, इसके बारे में बताना था। और उसके बाद जो है 3 बेनिफिट जो है नगोया प्रोटोकॉल के, वो आपको बताने हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात हुई है, तो वो एक्सप्लेन कर दी गई है उसमें। और फिर बात होती है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है, जो जिम्मेदारियों को बांटा गया है, जिनके जिम्मेदारी है रिसोर्सेज को सही से यूज़ करने के लिए। और एक लीगल सर्टेनिटी और क्लियरिटी जो है इससे मिलती है नगोया प्रोटोकॉल से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के। तो ये फर्स्ट पार्ट के आंसर थे, फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस के, सभी क्वेश्चंस के आपको 5 करने थे। इसी तरह से जो है सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चन करने थे, है ना। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर जो है मैं बता दूंगा, करने 5 थे, ठीक है। देखिए, तो इसमें एक क्वेश्चन तो फॉरेस्ट प्रिंसिपल को लेकर के है कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या होते हैं, वन सिद्धांत कहते हैं, है ना, और क्या इनका मेन पर्पज है, और 3 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स बताने थे जो इन प्रिंसिपल्स को पाने के लिए सेट किए गए हैं। तो ये पूरा इसका आंसर है, देखिए, है ना। इसके 3 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो ये इसके 3 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है, और साथ ही उसके जो गोल्स हैं वो आपको बताने थे। किन्हीं 4 के बारे में बताना था 17 गोल्स में से। तो 4 गोल्स को जो है आप लिख करके बता सकते हैं कि ये 4 गोल हैं, 17 गोल हैं एसडीजी में, सबको पता है। तो एसडीजी क्या है ना, यूएन का जो एक जो मीटिंग हुआ था, एजेंडा 2030 के नाम से हम जानते हैं कि 2030 तक इन लक्ष्यों को पाना है। 17 गोल इसमें निर्धारित हैं, ठीक है।
आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सततता को लेकर के। तो इसमें सबसे पहला तो वो है जीरो पॉवर्टी यानी एंड ऑफ पॉवर्टी, और फिर एक है इंश्योर हेल्दी लाइफ्स, और एक जीरो हंगर है ना। ऐसे ही जेंडर इक्वालिटी को लेकर के है, और क्लीन क्लीन वाटर है, ठीक है। ऐसे ही क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, एजुकेशन को लेकर के हैं। तो 17 गोल्स हैं जिनमें जो है अलग अलग एरियाज़ पे पॉइंट आउट किया गया है। तो 4 यहाँ पे बताने थे। इसके बाद नॉइज पॉल्यूशन के 3 कारण कोई पूछे थे जिन्हें डिटेल में बताना था, तो ये क्वेश्चन है। तो नॉइज पॉल्यूशन के 3 कारण बहुत आसानी से आप बता सकते थे। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अर्बन एरियाज में ख़ास तौर पे रोड पे जो ट्रैफिक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है, उनसे जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, और उर्बनाइजेशन, शहरीकरण, औद्योगिकरण, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं शहरों के अंदर, तो वो, या मशीनरी कह सकते थे आप, उद्योगों में जो बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, तो इस तरह से। फिर मरुस्थलीकरण, व्हाट इज़ डेजर्टिफिकेशन, और 5 ह्यूमन एक्टिविटी जो डेजर्टिफिकेशन के लिए जो है योगदान करती हैं, तो वो बतानी थी। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है ना, मरुस्थलीकरण, जब किसी एरिया की जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो वो डेजर्ट बन जाती है ना। तो टिपिकली यानी डिफॉरेस्टेशन से हो जाता है वहाँ का, या तो ये बताना है कि या वहाँ की बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है, फ्लोरा फाउना पे असर पड़ता है। तो क्या क्या जो है ह्यूमन एक्टिविटी हैं, सबसे डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है। ओवर ग्रेजिंग मतलब जो पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा जो है पशुओं का और पालन करने के लिए चारे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो इस तरह से। और ओवर ग्रेजिंग हो गया। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, ऐसी प्रैक्टिसेस जिनमें बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ होता हो, या जिनसे जो है क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता हो, ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। फिर उर्बनाइजेशन है, ये भी जो है डेजर्टिफिकेशन में जो है कंट्रीब्यूशन करता है। शहरीकरण के कारण जो है क्या होता है कि जो वहाँ की जो नेचुरल वाटर साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाती है, तो इससे सॉइल डिग्रेडेशन होता है, ये सब। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो भी एक रीज़न है। तो क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज होने से भी जो है डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन था आपका जो है इक्वेटोरियल रीजन में मानवीय प्रभावों को लेकर के, 3 इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इक्वेटोरियल रीजन्स। तो ये बताना था आपको, और मानव के क्या क्या जो है वो प्रभाव हुए हैं खासतौर पे इक्वेटोरियल रीजन्स में। तो वही फिर रिपीट होंगी बातें। डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन है ना, लैंड डिग्रेडेशन, तो पेड़ों को काटा गया है। फिर भूमि की गुणवत्ता घटी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जो है स्थानांतरीय खेती प्रैक्टिस हो रही है। वो होता है ना, एक जगह खेती करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह करते हैं। बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है, जगह साफ़ की जाती है, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, कुछ साल बाद फिर दूसरी जगह पर होती है, तो ये सब। फिर एक इंडिजीनियस कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट, लगातार जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह, वो जो समुदाय होते हैं वो शिफ्ट करते रहते हैं, तो इससे भी जो है वहाँ पे एक इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे। तो ये सब, बाकी डिटेल में आंसर जो है वो लिखे हुए ही हैं, आप पढ़ेंगे और उनको नोट भी कर सकते हैं आप, या चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देख लीजिए, तो फ्लोरा फ्यूना के बारे में पूछा था कि डेजर्ट बायोम में जो है फ्लोरा फ्यूना कैसी होती हैं, क्या क्या होती हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लिखने थे प्लांट्स के, और कुछ एनिमल्स के आप एग्जांपल लिख सकते थे, एनिमल्स के, बर्ड्स के, जो पाए जाते हैं डेजर्ट एरियाज़ में, और क्या कंडीशन होती हैं डेजर्ट एरियाज़ में, और ये जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं इनके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन होती हैं जो ये इसमें सरवाइव कर पाते हैं। तो कुछ उन चीज़ों को लेकर के
मेंशन कर सकते हैं। जैसे ऊँट के जो है क्या स्पेशल फीचर होते हैं, उसके गद्दीदार पैर होते हैं, उसका एक कुबड़ होता है ना। तो इसी तरह से जो है चूहे सांप वगैरह जो बिल में चले जाते हैं अधिक गर्मी के समय पर, और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, उन पौधों के तनों की क्या खासियतें होती हैं, गहरी जड़ें होती हैं बड़े पेड़ों की, ताकि वो नमी ले सकें अधिक गहराई से भी। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें आपको मेंशन करनी थी। तो ये हो गया है ना फ्लोरा फ्यूना के बारे में। और फिर सेकंड पार्ट में ही एक क्वेश्चन जो है ये आउटर और इनर इन्वायरमेंट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। तो सामाजिक पर्यावरण का अंत्य और बाह्य पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण के दो भाग होते हैं, ये इनके बारे में पूछा था कि जो है इसमें अंत्य पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण क्या है सामाजिक पर्यावरण के संदर्भ में, तो वो आपको बताना है ना। तो बहुत शॉर्ट छोटा सा आंसर है, ये देख लीजिए। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 करने होते हैं इसमें, है ना। चार चार क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन लॉन्ग थे, है ना, 500 वर्ड्स के, 10 नंबर में। तो हर किसी में ऑप्शन है, तो दो में से एक, दो में से एक, इस तरह से 5 क्वेश्चंस थे। तो देखें, एक ह्यूमन इकोलॉजी को लेकर के क्वेश्चन है यहाँ पर, ह्यूमन इकोलॉजी और एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट, और उसी में जो है रोल ऑफ ह्यूमन इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सोसाइटी। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो एयर पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, उसको डिटेल में डिस्कस करना है और उस 5 तरीके बताने जिससे कि उसको कंट्रोल कर सकें, मेजर टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन। तो दोनों में से एक क्वेश्चन करना था, दोनों के आंसर जो है आपको बताऊंगा। तो ये ह्यूमन इकोलॉजी को लेकर के है, देखिए। तो ह्यूमन इकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। तो इसी को जो है डिटेल में बताया गया कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, उसके सोशल, कल्चरल और बिहेवियरल एस्पेक्ट जो ह्यूमन के हैं उन पर इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं। और ये बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके लिए जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है जुड़े होते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। ज्योग्राफी जुड़ा है, इकोनॉमिक्स जुड़ी है, सोशियोलॉजी जुड़ी है, ठीक है, इन्वायरमेंट की स्टडी जुड़ी है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है, यानी बहुत बहुविषय है ना, कई सारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसका क्या रोल है वो सब जो है ये आपको बताना था। तो समरी होगी ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में, है ना। फिर एयर पॉल्यूशन को लेकर के क्वेश्चन था, एयर पॉल्यूशन क्या है ना। तो एयर पॉल्यूशन तो ये सभी को पता है ना, एयर पॉल्यूशन हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे खतरनाक है, क्यों ये, इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, पौधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमारे पर्यावरण पर, ग्लोबल वार्मिंग पर, या जो है क्लाइमेट चेंज पर। तो कई सारे इफ़ेक्ट जो है इसके होते हैं। फिर इसको कैसे कंट्रोल करना है वो भी सब बता सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या क्या कंट्रोल करने के तरीके हो सकते हैं, तो 5 तरीके पूछे थे। तो कुछ रेगुलेशंस लगाए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, व्हीकल्स पर, इंडस्ट्रीज़ पर, पावर प्लांट्स पर। उसके अलावा जो है कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, क्लीन टेक्नोलॉजी, जिससे कि पोल्यूशन कम हो, है ना। तो ये हो सकता है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को जो है बढ़ाया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाया जाए, तो इसको लेकर के। और उसके बाद जो है ग्रीन एरिया बढ़ाया जाए, और जहाँ शहर बसाए जा रहे हैं तो उसके लिए टाउनशिप प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है उसमें ग्रीन एरिया भी हो, और जो है पार्किंग वगैरह भी हो, रोड अच्छी हों, लोग ट्रैफिक में ही ना फंसे रहें, ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी हो शहरों में, ताकि जो है प्राइवेट व्हीकल्स कम हो सकें, और जो है इससे जो है प्रदूषण कम होगा, है ना, पॉल्यूशन कम होगा। तो साथ ही साथ फिर पब्लिक अवेयरनेस आ जाती है, उसमें लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए, और प्रदूषण ना करें वो, ऐसे उनके मेजर्स के बारे में बताया जाए, ताकि लोग भी खुद से स्टेप्स ले सकें। तो ये सब चीज़ें हैं, वो जागरूक रहें। फिर चौथा जो क्वेश्चन था, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, देखिए। तो एक तो है कि हाईलाइट द मेजर फीचर ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप इन माउंटेनियस रीजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड
अलाइड एक्टिविटीज़ एंड द सेटलमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मानव पर्यावरण संबंधों के बारे में बताना था, कहाँ पर, पर्वतीय क्षेत्रों में, तो कृषि के साथ और उनके प्रवास के साथ बताना था। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में बताना है और उसकी क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं कोस्टल इकोसिस्टम्स की, उनको बताना था एग्जांपल्स के साथ में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो देख लेते हैं। देखिए, तो ये बताते हैं, है ना, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो है मानव पर्यावरण का संबंध की विशेषताएं, तो आप बता सकते हैं ट्रेसिंग फार्मिंग के बारे में, है ना, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग के बारे में, कैसे जो है लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है, अपने जानवरों को साथ ले जाते हैं। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, पर्वतीय स्थानों में कैसे जो है वो कृषि करते हैं। फिर आइसोलेटेड सेटलमेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि दूर दूर लोग बसते हैं, है ना, क्योंकि जो है प्लेन एरिया तो है नहीं, तो माउंटेन्स पे जो है वो दूर दूर थोड़ी थोड़ी सी जगह पर बस जाते हैं और फिर किस तरह से उनका सेटलमेंट होता है। प्राकृतिक आपदाओं से वो कैसे बचते हैं, ये भी सब आप देखेंगे, किस तरह से वो अपने घर बनाते हैं, तो ये सब बता सकते हैं। फिर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होता है वहाँ का, ठीक है, तो इसके बारे में बता सकते हैं। फिर दूसरा जो क्वेश्चन था वो कोस्टल इकोसिस्टम को लेकर के था इसी में, ठीक है, इन दोनों में से एक का आंसर करना था, तो इसका ये हो जाएगा कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में जो है क्या होता है, तटीय क्षेत्रों का जो पर्यावरण है वो कैसा होता है, वहाँ की संरचनाएं कैसी होती हैं। उसके बाद फिर जो है क्या क्या खतरा है कोस्टल को, तो इसमें एक तो पॉल्यूशन का है कि जो है वहाँ पर प्रदूषण की समस्या, दूसरी कोस्टल एरियाज में फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का है कि वहाँ पर जो है, फिर उसके बाद ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में बता देंगे, फिर ओवर फिशिंग एंड हैबिटेट डिग्रेडेशन, है ना, तो बहुत ज़्यादा जो है मछलियों को जो है निकाला जाता है समुद्र से, और इससे जो है वहाँ पर के जो पर्यावरणीय जीवन की गुणवत्ता है और उनके निवास का भी जो है वो क्षरण होता है, तो ये सब बता सकते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट आ रहा है कोस्टल एरियाज़ में, और उसके बाद इन्वेजिव स्पेसीज, है ना, तो इनके बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह से ये आंसर आपका हो जाता है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन था, इसमें जो दो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एनी 5 स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड फॉर मैनेजमेंट सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, तो ठोस और जो द्रव अपशिष्ट होते हैं इनको मैनेज करने की 5 स्ट्रेटजीज बतानी थी। फिर एक इन सीटू और एक्स सीटू मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए दूसरा ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है इसमें, तो इनमें से एक करना था। कोई दो तरीके बताने थे बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करने के, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो है, तो उसकी 5 स्ट्रेटजीज में पहला हो जाएगा वेस्ट सेग्रीगेशन, ठीक है, वेस्ट को अलग अलग करना। फिर कंपोस्टिंग, है ना, जो वेस्ट को जो है उसको खाद बनाया जा सकता है ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह का, तो उसको वो बनाना। फिर लैंड फिलिंग मैनेजमेंट करना, ठीक है, ये भी है। और फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा इसमें वेस्ट टू एनर्जी, है ना, किस तरह से रीयूज़ किया जा सकता है और उनको जो है ताकि वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और उनसे कुछ अच्छी चीज़ें बनाई जा सकें या एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके वेस्ट को। फिर वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड रिडक्शन, तो वही है रीयूज़ करना, है ना, या रिसाइकिल करना जो होता है, तो इन सब प्रैक्टिसेस के बारे में बता सकते थे। तो ये 5 तरीके हो गए सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को मैनेज करने के। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था ऑब्लिक में, वो था इन सीटू और एक्स सीटू मैनेजमेंट की दो अप्रोच बतानी थी उनके कंजर्वेशन के लेकर के। तो पहले तो आप यही बता दीजिए कि इन सीटू मैनेजमेंट क्या होता है और एक्स सीटू मैनेजमेंट क्या होता है।
है ना, बायोडाइवर्सिटी को उसी के स्थान पर जो है अगर संरक्षित किया जाए जहाँ वो पाई जाती हैं तो उसको हम कहते हैं इन सीटू मैनेजमेंट। और अगर बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए जो वहाँ पर फ्लोरोफियोना है उनको कहीं अलग जगह पर, जू, बोटानिकल गार्डन, इस तरह से ले जा करके वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट किया जाए तो उसे हम एक्स सीटू मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये आप डिटेल में जो है लिख सकते थे या लिखेंगे, देखेंगे, है ना। तो इसके बाद फिर देखेंगे कि जो है दो तरीके क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी के मैनेजमेंट के। तो एक तो होता है हैबिटेट रिस्टोरेशन, यानी उनके निवास को जो है पुनर्संरक्षित करना या संरक्षित करना ताकि वो वहाँ रह सकें जहाँ कोई स्पीसीज निवास करती है और अच्छे से वो उस एरिया में प्रोटेक्ट की जा सके। फिर एक होता है कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। तो इसमें जो है लोकल लोग जो उस एरिया में रहते हैं उनको ही एंगेज कर दिया जाए वहाँ के फ्लोरा फ्योना के मैनेजमेंट के लिए। तो एक ये दो तरीके हैं जिससे कि मैनेज किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन था। फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 6 में जो दो क्वेश्चन है, एक तो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर के, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। दूसरा है कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, 4-5 टाइप होते हैं। तो उसमें दो के बीच में डिफरेंस पूछा, एक तो पूछा रीजनल और एक सेक्टोरल। तो इनका डिफ्रेंशिएट करना है और इसके जो है EIA जो असेसमेंट है ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके कोई 5 स्कोप बताने हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन में जो है वो इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग के बारे में है और जो है 8 मॉनिटरिंग पर्पस को बताना है, जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के जो पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये है सबसे पहले EIA के बारे में कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। कि कोई भी प्रोजेक्ट, प्लान या पॉलिसी से पहले हम जो है ये देखते हैं कि उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा, इसी को हम कहते हैं EIA। तो इसमें एक होते हैं क्षेत्रीय, है ना, उस क्षेत्र में क्या प्रभाव होगा। दूसरा सेक्टोरल, है ना, तो सेक्टोरल अलग अलग सेक्टर का क्या प्रभाव होगा कि इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, अलग अलग सेक्टर्स का इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस जो है इस तरह से बता सकते हैं। फिर 5 स्कोप क्या है इसके। तो स्कोप है सबसे पहले स्क्रीनिंग करता है, जो भी प्लान आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसकी स्क्रीनिंग होती है कि इसका इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, फिर इसका जो है स्कोपिंग करने में है। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट कितना वाइबल है ना, और उसका क्या स्कोप है, तो वो। फिर इम्पैक्ट असेसमेंट करना, नाम ही है उसका कि ये पोटेंशियल जो है इन्वायरमेंट, कितना पोटेंशियल है किसी प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करने का। तो वो सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को सबको असेस करता है ये। फिर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है जब वो असेसमेंट करते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि कितना जो है उन इम्पैक्ट्स को कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। तो वो सब देखा जाता है कैसे जो है इन्वायरमेंट पर होने वाले इम्पैक्ट को कम किया जाए किसी प्रोजेक्ट से। इसी तरह मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग। तो ये हम मॉनिटर करते हैं समय समय पे कि कोई प्रोजेक्ट अगर किसी एरिया में चल रहा है या कोई प्लांट वगैरह बन रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग की जाए कि उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है इन्वायरमेंट पे, और ऑडिटिंग की जाए समय समय पर। तो ये होता है दूसरा। फिर क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है वो टॉपिक भी, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग क्या होती है, और उसके 8 जो है पर्पज पूछे थे कि इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग क्यों करते हैं। तो उसके तो ये इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग क्या होती है ये आप देख लेंगे इस आंसर को। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और इसके पर्पस देखें तो 8 पर्पज है ना। असेसिंग इन्वायरमेंटल क्वालिटी, डिटेक्टिंग पॉल्यूशन, कंप्लाइंस मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करने के लिए,
असेसिंग इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स और सपोर्टिंग इन्वायरमेंटल रिसर्च, इन्फॉर्मिंग पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग और पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो ये 8 जो है ये पर्पज होते हैं इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के। फिर आगे चलेंगे तो लास्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 7, और ये लास्ट क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो था वो था ओजोन लेयर डिप्लेशन को लेकर के। फिर 4 मेजर सोर्सेज बताने थे जो ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और 3 हार्मफुल इफेक्ट बताने थे कि ओजोन लेयर पर कौन से जो है ओजोन डिप्लेशन के क्या 3 हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं या होते हैं, और 3 रेमेडियल मेजर्स बताने थे जिससे कि ओजोन डिप्लेशन को कम किया जा सके। दूसरा क्वेश्चन जो था वो था कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लेकर के जो कि हमारे संविधान में या कानूनों में किए गए हैं पर्यावरण से संबंधित, जैसे आर्टिकल 48A, 51A(G), वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो इनको लेकर के जो है थोड़ा थोड़ा बताना था। तो देखिए दोनों क्वेश्चन के आंसर। ओजोन लेयर के बारे में सभी जानते हैं, तो ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है, उसके जो है 4 मेजर सोर्सेज, ठीक है। CFCs होते हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स होते हैं, NO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2 है, और एयरक्राफ्ट एमिशंस हैं। तो ये तो 4 वो हो गए। फिर बताना था कि जो है इसके 3 हार्मफुल इफ़ेक्ट। तो क्या इफ़ेक्ट होंगे? इंक्रीज UV रेडिएशन, डिसरप्शन ऑफ फूड चेन, क्लाइमेट चेंज। तो ये 3 इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे। अच्छा, क्लाइमेट चेंज में थोड़ा सा 2 लाइन आप लिख लेना, शायद वो मुझसे छूट गया है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, है ना, तो वो आप लिख लेंगे। बाकी तो सब मैंने बता ही दिया। तो 3 रेमेडियल मेजर्स ऑफ प्रिवेंटिंग ओजोन डिप्लेशन। तो क्या 3 जो है वो मेजर्स लिए गए हैं ओजोन डिप्लेशन को कम करने के लिए। तो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, है ना, जिसमें जो है जो जिन गैसों से जो है ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है उनको जो है कम करने के लिए बोला गया है इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। फिर एक रेगुलेशंस और बैन्स, ये एक तरीका हो सकता है कि सरकारें कुछ नियम बनाएं और कुछ चीज़ों को बैन करें जिनसे जो है ऐसे गैसें निकलती हैं जिन गैसों के कारण ओजोन लेयर जो है वो घटती है। और साथ ही इस दिशा में रिसर्च की जानी चाहिए, डेवलपमेंट की जानी चाहिए कि अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं जिनसे जो है हार्म ना हो ओजोन लेयर को, और या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि जो ओजोन लेयर डिप्लीट हुई है उसको कैसे जो है करेक्ट किया जा सके। तो ये सब चीज़ों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एक तीसरा तरीका हो सकता है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन था जिसमें कि सब कुछ प्रोविजंस के बारे में पूछा गया था, तो आर्टिकल 48A क्या कहता है, ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट देख लीजिए। फिर आर्टिकल 51A(G) क्या कहता है, वो भी इसी में अटैच है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये क्या कहता है, ठीक है। और फिर देखेंगे तो आगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो इसमें क्या डिफाइन किया गया। तो ये सब चारों एक्ट के बारे में तो पूरे यहाँ तक जो है इंग्लिश में जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर बता दिए। तो ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो है सारे हिंदी के क्वेश्चंस के आंसर हिंदी में ही जो है वो डालूँगा। तो वो वीडियो जो है जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी भाषा में इन क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देख लेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसका PDF जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, जो कि द स्टडी अड्डा के नाम से आप सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पर जा कर के, तो वो आपको मिल जाएगा। या मैं यहाँ पर जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।